ये बात है ईयर 1827 की, जिसमें एक जर्मन के बहुत ही जाने माने फिजिसिस्ट ने अपनी बुक द गैल्वेनिक सर्किट इन्वेस्टिगेटेड मैथमेटिकली में अपना एक ऐसा नियम, ऐसा लॉ दिया जो आज पूरी दुनिया में फेमस है और हर बच्चा जिसको अपनी स्टडी के अंदर पढ़ता है। मैं बात कर रहा हूं सर जॉर्ज साइमन ओम की। उन्होंने रूल दिया था ओम्स लॉ, जो हर बच्चा 10th क्लास में और आगे फर्दर क्लासेस में, हायर ग्रेड्स में इनको पढ़ता है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा नियम है जो करंट और वोल्टेज में कहीं ना कहीं एक रिलेशन बताता है, और वहीं से हमने जानना चालू किया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आइए पढ़ते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को। तो बात करते हैं सर ओम ने अपनी बुक के अंदर लिखा क्या है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो सबसे पहले तो उन्होंने बात करी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इट इज द कंडीशन टू फुलफिल द ओम्स लॉ। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके ओम्स लॉ हमारा सेटिस्फाई होगा। करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब एक तार, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये एक तार है जिसके अंदर से कुछ करंट जाने वाला है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, एक ये वायर है, मोटा वाला वायर है, और इसको मैं कुछ दो कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ओके, और इसके आसपास मैंने एक सेल लगा दिया या एक बैटरी लगा दी। ये इधर प्लस वाला, इधर माइनस वाला, इधर से करंट इधर आएगा। इतना जनरल नॉलेज है हमने। ठीक है, अब इस वायर के थ्रू ये करंट पास होना है। ओके, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, करंट थ्रू अ कंडक्टर, इस कंडक्टर में से पास होने वाला करंट, ये करंट क्या बोल रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई। जितना ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे इतना ज्यादा करंट रहेगा। ये ओम का कहने का मतलब है। ठीक है, अगर हमने बैटरी लगाई है मान लो 4 वोल्ट की, करंट कुछ भी आया, अगर मैं तब जब बैटरी लगा दूंगा 6 वोल्ट 8 वोल्ट, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा इधर मैं देखूंगा मेरी करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस चीज को हम आज एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ओम के रूल की बात कर लेते हैं। क्या रूल क्या कहना चाह रहे हैं, करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है जितना ज्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस रखूंगा, जितना ज्यादा वोल्टेज रखूंगा, इतना ही ज्यादा एम्पियर के अंदर मुझे करंट मिलना है। ठीक है, तो इस चीज को अब थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करता हूं। मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, तो क्या कह रहे हैं, करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं, आई से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वोल्टेज के, वी के। बस बात खत्म। ठीक है, अच्छा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो क्या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा करंट के। अगर मैं बोल दूं कि मुझे इतना करंट चाहिए, तो कहीं ना कहीं इतना वोल्टेज देना पड़ेगा, और ज्यादा करंट बढ़ाना पड़ रहा है तो मुझे और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं वोल्टेज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, किसके, करंट के। तो लिख दिया मैंने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ध्यान दें कि V जो है वोल्टेज के लिए, I फॉर करंट। ठीक है, ये पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बेसिक्स के वीडियो देख कर आए। ठीक है, अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, आप 10th क्लास की फिजिक्स की मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे या तो बच्चा 10th वाला पढ़ रहा है या 12th वाला पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसे पता होगा कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हम कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक कांस्टेंट ले रहा हूं R। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इज इक्वल टू लगाते तो कांस्टेंट लिया R। तो R क्या बोल दूं मैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एक और इसका नाम है भाई रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बन जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। ये मेरा ओम्स लॉ से निकला हुआ फॉर्मूला जो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को रिलेट करता है। अब यहीं से आप फर्दर फॉर्मूले बना सकते हो। I इज इक्वल टू V बाय आर हो जाएगा और R इज इक्वल टू V बाय आई हो जाएगा। ठीक है, जो निकालना है हम इनसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही बात R, रेजिस्टेंस, ये क्या होता है तो उसको भी समझ लेते हैं। R क्या है, इस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। R क्या है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, और एक ऐसी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस उसको कहा है जो ये अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को रोक रहा है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर I इज इक्वल टू V बाय आर नजर आ रहा है। अब V तो ऊपर है, मतलब I कहीं ना कहीं V के प्रोपोर्शनल हो गया, सीधी बात है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब जब ये नीचे है R, तो हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाया हमने
तो करंट कहीं ना कहीं हमारा कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो ये दोनों क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर का काम क्या है, अपने अंदर से बहने नहीं देना। किसको नहीं बहने देना, करंट को। तो कंडक्टर की कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस क्या है समझना, रेजिस्टेंस कहलाएगी प्रॉपर्टी कंडक्टर की। ठीक है, जैसे कि ये मेरे हाथ में कंडक्टर है, आप मान सकते हैं इसको कॉपर मान सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से जब मैं करंट को पास करूंगा तो ये कॉपर कितना करंट को रोक पा रहा है, वो इसका रेजिस्टेंस हो गया। वहीं पर अगर ये ही मटेरियल अब कॉपर की जगह एल्यूमिनियम में सोचूं, तो अब ये करंट को कितना रोक पा रहा है। अब मैं इसको स्टील का वायर समझूं, अब ये करंट को कितना रोक पा रहा है। तीनों जगह कहीं ना कहीं अलग अलग वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आर क्या है, आर एक कैपेबिलिटी है उस मटेरियल की जिस कैपेबिलिटी से ये करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देना चाह रहा है, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करंट के। तो ये चीज होती है हमारी रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। और ऐसे मटेरियल्स जिनको हम सर्किट के अंदर एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ऐसे मटेरियल्स या ऐसे डिवाइसेस या ऐसे अपरेटस हम कहें, जिनको मैं सर्किट के अंदर लगा रहा हूं, किस कारण से लगा रहा हूं कि यार इसमें तो करंट ज्यादा बह रहा है और मैं चाह रहा हूं कि करंट थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो उन डिवाइसेस को हम कहेंगे, उन इक्विपमेंट्स को कहेंगे हम रजिस्टर्स। रजिस्टर्स वो डिवाइस हो गया है या फिर वो कोई पर्टिकुलर चीज का नाम है जो यूज किया जा रहा है करंट को रोकने के लिए। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतनी बात यहां तक समझ में आई। अब यहां आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक डिवाइस है, नाम है इसका ओम्स लॉ ऑपरेटस। ठीक है, कुल मिला के अभी जो मैंने ओम का लॉ आपको समझाया है उसको कहीं ना कहीं ये प्रूफ करके बताएगा, या फिर उसको चेक करते हैं हम इसके ऊपर कि किस तरीके से करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ना चाहिए, या फिर करंट को बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज बढ़ना चाहिए। तो करंट और वोल्टेज को हम काइप पर देखते हैं सर्किट के अंदर, तो करंट को देखा जाता है अमीटर पर और वोल्टेज को देखा जाता है वोल्टमीटर पर। तो इसीलिए यहां पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है जिसके ऊपर हम वोल्टेज देखेंगे, यहां पर एक मिली एमीटर लगा हुआ। अब एम्पियर में वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है करंट की, इसलिए मिली एम्पियर है। तो यहां पर आप देखोगे 0 से लेके 500 मिली एम्पियर के अंदर हमें करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है मुझे 0 से लेके 5 वोल्ट तक। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्टली एक वायर से नीचे मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट कनेक्ट किया हुआ है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं हो तो मैं डायरेक्टली ये जो दो टर्मिनल से दिए हुए इनके बीच में बैटरी लगा के भी इसको चालू कर सकता हूं। दूसरी चीज, यहां पर एक कंट्रोलर दिया हुआ है जिससे मैं करंट की वैल्यू को कंट्रोल करूंगा और चेक करूंगा कि वोल्टेज की वैल्यू में किस तरीके से फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। और यहां पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने इन दोनों के अंदर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैं चेक करने जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से करंट की वैल्यू को वेरी करने पर वोल्टेज की वैल्यू भी वेरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस की से मैं इसको सर्किट को ऑन कर देता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पर मेंस की लाइट ग्लो होती हुई नजर आ रही होगी आपको, और अब उम्मीद करता हूं मैं यहां तक आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे ये जब मैं मूव करूंगा तो दोनों के अंदर कहीं ना कहीं नीडल्स में आपको मूवमेंट नजर आएंगे। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मैं वोल्टेज 1 पर लेकर आता हूं तो मेरा कितना एमीटर में करंट शो कर रहा है, तो 100 मिली एम्पियर। वहीं पर अगर मैं इसको 2 पर लेकर आता हूं तो 200, इसी तरीके से 3 पर लेकर आता हूं तो 300, 4 पर लेकर आता हूं तो 400, 5 पर लेकर जाऊंगा तो 500 कुछ हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो जैसे जैसे एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, और इसी को तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इसी का हम एक ग्राफ बना के ट्राई करते हैं। हमने क्या नोटिस किया कि जब वोल्टेज मेरा 1 वोल्ट था तो करंट मेरा 100 मिली एम्पियर, और इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे। अब जो वैल्यूज हमने अभी यहां पर इस ऑपरेटर्स के अंदर देखी है वो वैल्यूज मैंने यहां पर लिख ली। देखो, हमारा वोल्ट जो था, वोल्टेज वोल्ट्स में था, करंट हमारा मिली एम्पियर में था। इनके लिए टेबल फॉर्म करिए मैंने। जब 0 वोल्ट था तो करंट भी 0 मिली एम्पियर था, 1 वोल्ट किया था तो 100 मिली एम्पियर आया था, 2 वोल्ट पे 200, 3 पर 300, और इस तरीके से चली थी वैल्यू। इसके लिए अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं जिसके अंदर मैंने वोल्ट्स को लिया है मैंने एक्स एक्सिस पर और करंट को लिया मैंने वाई एक्सिस पर। अब जहां जहां पर जो जो वैल्यूज थी उनको हम मार्क कर लेते हैं। करंट 0 था तो वोल्टेज कितना था, वोल्टेज भी 0, दोनों 0 यहां पर। वोल्टेज 1 हुआ था, करंट कितना था, 100 मिली एम्पियर, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों है सेम। 2 के लिए 200, 3 के लिए 300, 4 के लिए 400, 5 के लिए 500। और अब जब इन दोनों को मिलाओगे
इस ग्राफ को मिलाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। और यही स्ट्रेट लाइन हमें बताती है बच्चों कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी बढ़ रही है तभी ये स्ट्रेट लाइन मिलती। एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज रुक जाती, ठीक है, तो दोनों में नहीं बढ़ती। मान लो कि करंट रुक गया, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे तो लाइन कहीं ना कहीं वोल्टेज के पैरेलल हो जाती, ठीक है। वोल्टेज रुक गया, करंट बढ़ता जा रहा है तो करंट के पैरेलल हो जाती। इस तरीके से वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो रहा तो कर्व कुछ ऐसा रिटर्न आने लग जाता। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से एक बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ रही है तो ऐसा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रही होती है। इस तरीके से हम समझते हैं ओम्स लॉ के लिए वीआई ग्राफ को। टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर के अंदर की प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी मतलब किसी कंडक्टर की कम हो सकती है, किसी कंडक्टर की ज्यादा हो सकती है, सही बात है। बताया था कॉपर का रेजिस्टेंस कम दूसरे मटेरियल्स के कंपैरिजन में, ठीक है, इसलिए तो हम तार घर में कॉपर का यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, करंट को आसानी से फ्लो होने दे रहा है। ओके, अब कौन कौन सा फैक्टर है जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? मगर उससे पहले ये देखो कि अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग है। मतलब मालूम कैसे पड़ेगा किसका कम है ज्यादा है? कम ज्यादा बताने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी यूनिट चाहिए जिसमें हम बात करें। जैसे कि ये मार्कर की लेंथ है मान लो 15 सेंटीमीटर, तो मैं, और ये मार्कर है मेरा 17 सेंटीमीटर, तो ये ज्यादा है ये कम है, ये कैसे मालूम पड़ा? जब मैंने दोनों को नापा, और नापने के लिए क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। तो रेजिस्टेंस किसका कम है किसका ज्यादा है वो पता करने के लिए मुझे क्या चाहिएगी? रेजिस्टेंस की यूनिट। तो रेजिस्टेंस को हम एसआई फॉर्म में नापते हैं ओम्स में। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम हो जाएगी, ठीक है। जनरली रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होनी थी? आर इज इक्वल टू क्या था? वी बाई आई था, हाँ या ना? ठीक है, ओके, वी इज इक्वल टू आई आर था, आई आर था, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। इट मींस इट शुड बी वोल्ट पर एम्पियर होना था, मगर क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी तो उनके ऑनर में इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ओम बोला जाएगा मगर लिखा जाएगा ओमेगा। बहुत सारे बच्चे इसको ओम पढ़ते हैं। इट इज नॉट ओम, इट इज ओमेगा, ओके। ओम शो करने के लिए उस सिंबल का हम यूज कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? 4 फैक्टर है भाई। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया, तीसरा नेचर, चौथा टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर है जिनके ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर, अब समझो कोई ये कंडक्टर है ना, इतना बड़ा है, इसके अंदर करंट यहां से यहां तक पास हो रहा है। अब यहां से यहां तक पास हो रहा मतलब ये इतनी देर तक करंट को रोक सकता है जितनी देर तक यहां से चार्जेस पास हो रहे। अगर इसी की लंबाई को मैं डबल कर दूंगा तो अब ये करंट को यहां से यहां तक चार्ज को पास होना, मतलब ये करंट को इतनी देर तक अब रोक सकता है। कुल मिला के लेंथ बढ़ाने पर क्या हुआ? तो रेजिस्टेंस बढ़ा, ये इसको ज्यादा टाइम मिल रहा है उसको रोकने के लिए, ज्यादा देर तक रोक पा रहा है। तो लेंथ और रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ाने पर क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू एल हम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये फर्स्ट। सेकंड, एरिया। अभी समझो एक पतला रोड है, उस पर गाड़ियों को निकलना है, उस पर आराम से निकल जाएगी या चौड़े रोड पर आराम से निकल जाएगी? तो सीधी सी बात है, अगर रोड जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा हर गाड़ी को इतनी ज्यादा अच्छी जगह मिल जाएगी आराम से निकलने के लिए, और वहीं पर उतने ही क्वांटिटी के व्हीकल्स एक पतली सी गली के अंदर आप घुसेड़ दो, तभी क्या होगा? ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगी। इसी तरीके से इनके अंदर से चार्जेस निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो अगर मैं एरिया को कम कर दूंगा, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर को मैंने पतला कर दिया, तभी क्या होगा कि जगह कम रहेगी चार्जेस के निकलने के लिए। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, मतलब निकल नहीं पा रहे, रुक रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ गया। वहीं पर अगर इसका एरिया मैंने बड़ा कर दिया तभी क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जगह अच्छी मिल गई उनको निकलने के लिए। तो एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? एरिया जो है, रेजिस्टेंस जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीजों को 1 के डिवाइड में लिखा जाता है। अब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डायरेक्ट लिख दो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1 के नीचे डिवाइड में लिखना। आप इसको एल ना समझे, इट इज 1। नेचर, नेचर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अलग अलग नेचर है अगर मटेरियल का तो उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे कि एक कॉपर है,
कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, वहीं पर ग्लास का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, प्लास्टिक का रेजिस्टेंस कुछ और होगा। कौन से मटेरियल का बना हुआ है, या फिर ये जो मटेरियल है कॉपर ही, अभी इसको मैं किस टेम्परेचर पर रख रहा हूं तब क्या होगा, किसी और टेम्परेचर पर रखूंगा तब क्या होगा, या फिर इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, सारे फैक्टर्स उनको कहेंगे हम नेचर। अगली चीज बात करेंगे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस के साथ क्या बदलाव आता है, अभी समझो। ठीक है, यहां पर अगर ये वायर है मेरा कॉपर का, इसका मैंने टेम्परेचर एकदम बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा स्पीड में भागेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली मोशन करते हैं, फ्रीली मोशन करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो जब और तेज भागेंगे तो एक दूसरे से और इस कंडक्टर की वॉल से टकराएंगे, टकराएंगे मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब रेजिस्टिविटी, एक लास्ट टॉपिक है आज का रेजिस्टिविटी, बस इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। रेजिस्टिविटी, अगर ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, मैं इसको ये इक्वेशन सेकंड मान लो, इनको कंबाइन कर लो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर एल है नीचे ए है, एल बाय ए लिख दिया। ठीक है, अब यहां से आर इन चीजों के प्रोपोर्शनल है, एल के प्रोपोर्शनल है, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट लगाना है, इस बार मैं कांस्टेंट लगा रहा हूं। आप यूं मत सोच लेना सर तो यार अपनी मर्जी से कुछ भी लगा लेते, सर खुद मजबूर है बेटा, बुक्स में दिए हुए हैं, मर्जी से थोड़ी नहीं, तो मैं तुम्हारे पसंद का ही लगाता। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इज इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगा रहा हूं रो, पी जैसा बनेगा मगर शक्ल देख लेना इसकी, पढ़ेंगे रो, बच्चे को मारते हैं और फिर कहते हैं ना अब रो, दैट इज रो। ओके, एल बाय ए, कांस्टेंट क्या लगा दिया भाई मैंने, रो। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बोला जाता है, रो लिखा ऐसे जाता है। ओके, तो रो इज इक्वल टू व्हाट, आर, ए इधर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, ये रो जो है ना भाई, इसे कहेंगे वो रेजिस्टिविटी। अभी समझ लो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी की, फिर ऐसा यूनिट की बात कर लें, काम खत्म। रेजिस्टिविटी, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, एक कोई कंडक्टर है मेरे पास, तांबे का कंडक्टर है, अब उसकी रेजिस्टिविटी, अगर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, और लेंथ भी हम 1 मीटर लेके चलते हैं। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ के लिए वो जितना रेजिस्टेंस शो करता है सर्किट में, वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी कहलाएगी, ये भी बात समझ में आ गई। ऐसा यूनिट क्या बोलाएंगे, हर मटेरियल के अलग अलग है, तो ऐसा यूनिट, आर को काई से नाप रहे थे आप, ओम से नाप रहे थे। ठीक है, ए को काई में नापते हैं हम, मीटर स्क्वायर में नापते हैं, एल को काई में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, 1 मीटर से 1 मीटर शहीद, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई बच्चों इसकी, ओम मीटर। ओके, ये है ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियो से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और उन बच्चों को जरूर बोलना जिनको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है या जिनसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे। अब जैसे ही ये कंसेप्ट वाला पार्ट क्लियर करूंगा मैं, इसके बाद आपको वो सारे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जिससे आपको बोर्ड्स में डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मुझसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो सकते। और सिर्फ 10th तक ही नहीं, इन चीजों को लेके जाएंगे हम 12th तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।